हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआर अकेडमी। आज हम लोग इंडियन मैप की सीरीज का अगला राज्य पढ़ने वाले हैं। आज इससे पहले हमने काफ़ी सारे राज्य को पढ़ लिया है। आज जो हम जिस राज्य को पढ़ने वाले हैं उसे हम क्या बोलेंगे? झारखंड। इससे पहले हमने बहुत सारे फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया था। तो आइए देखते हैं कि हम झारखंड के अंदर किन किन विषयों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे भारत का आखिरकार मिनरल रिच स्टेट जो है वो झारखंड है, लेकिन उसके बावजूद भी मिनरल खनिज लवण बहुत अधिक होने के बावजूद भी देखा जाए ना, तो आज भी झारखंड जो है वो एक गरीब राज्य है। तो ये कारण क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि झारखंड से ऐसे कौन कौन से प्रमुख लीडर हुए हैं, प्रमुख लीडर जिन्होंने कि झारखंड बनाने से लेकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान दिया है। उसके बाद इसके सेपरेशन की बात की जाएगी कि ये आखिरकार अलग क्यों हुआ था, बिहार से इसे अलग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस कानून के तहत क्या किया जाता है, इसे अलग किया जाता है। उसके बाद यहाँ के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं झारखंड के अंदर, उस पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा कौन कौन से औद्योगिक केंद्र यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी चीज़ों को हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद देखा जाए तो जो इसकी कैपिटल है, कैपिटल से रिलेटेड यानी कि जो इसकी राजधानी है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम समझने का प्रयास करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, ये आप एक आउटलाइन मैप देख पा रहे होगे। ये आउटलाइन मैप है किसका? झारखंड का। झारखंड का आउटलाइन मैप है। तो अगर हम इसे बांटें तो देखिए, ये जो आप हिस्सा देख पा रहे होगे, ये हिस्सा की अगर मैं बात करूं तो ये हिस्सा आपका क्या है, ये हिस्सा, इसको अगर मैं इस तरह से बांटूं तो झारखंड को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो ये पठार है। तो पठार क्या है? इस वाले पठार को हम लोग बोलते हैं हजारीबाग का पठार। तो पहले वाले को क्या बोल दिया हमने? हजारीबाग का पठार। दूसरा जो हिस्सा है उसे बोला जाता है कोडरमा का पठार। तो ये वाला हिस्सा क्या कहला गया? कोडरमा का पठार। जबकि नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? रांची का पठार। तो अगर झारखंड को पहाड़ी पठारों क्षेत्र में बांटा जाए तो हम तो 3 पार्ट में इसके बांट सकते हैं। पहला क्या कहलाया? हजारीबाग, दूसरा हमारा कहलाया कोडरमा और तीसरा कहलाया है हमारा रांची। तो एक बार हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है और पहाड़ क्या होते हैं। तो अगर हम देखें तो पर्वत हम किसे बोलेंगे? जैसे आप हिमालय को एक पर्वत बोलते हो, तो वैसे चीज़ें, वैसे पहाड़ जिसकी ऊंचाई 1000 फीट से ज़्यादा होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पर्वत बोलेंगे। जैसे हिमालय की औसत ऊंचाई की भी अगर बात की जाए तो वो 1000 फीट से ज़्यादा की होती है, तो वो क्या हो गया? वो पर्वत की श्रेणी में आ गया। उसके बाद पहाड़ हम किसे बोलेंगे? पहाड़ हम किसे बोलेंगे? तो वैसा जिसकी ऊंचाई क्या हो, 1000 से फीट से कम हो, उसे हम क्या बोल देंगे? पहाड़ बोल देंगे। और तीसरा शब्द होता है पठार। तो पहाड़ के ऊपर यानी कि एक समतली मैदान जहाँ पे आपको दिख जाएगा ना, तो समतली मैदान को ही क्या बोला जाएगा? तो समतली मैदान को हम लोग क्या बोल देंगे? पठार बोल देंगे। तो आशा करते हैं ये अंतर आप समझ पाए होंगे। तो ये झारखंड को हम लोग पहले कितने पठारों में बांट रहे हैं? हम लोग 3 पठारों में इसको बांट रहे हैं। अब कहानी शुरू होती है इसकी। अगर आप देख पाओगे तो झारखंड जो है ना, वो दुनिया का, मतलब अगर इसके एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो 26% जो जनसंख्या है ना, वो जनजातीय समूह है। यानी कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? जनजाति लोग रहते हैं या वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। भारत का लगभग 26 से लेकर के 30% जो खनिज है वो अकेला देने वाला कोई राज्य कौन सा है? वो राज्य आपका झारखंड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल का 30% जो एरिया होगा वो कैसा है? जंगल है। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट स्टेट या लैंड ऑफ फॉरेस्ट हम लोग किसे बोलते हैं? तो लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी हम लोग किसे बोलेंगे? झारखंड को बोलेंगे। यहाँ तक कि झारखंड के अंदर अगर आपने जैन धर्म के बारे में सुना होगा ना, जैन धर्म, तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी हुई थी? 24। उसमें से 20 तीर्थंकर ऐसे थे ना
जिनको मोक्ष की प्राप्ति अकेले कहाँ पे हुई है, अकेले किसी जगह पे हुई थी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो झारखंड का एरिया कहलाता है। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स को समझने का यहाँ पे प्रयास किया है। इसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो देखिए यहाँ पे फैक्ट्स, एक कानून लाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक कानून लाया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। इस कानून के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले हम ये समझते हैं कि इतना खनिज या इतना रिच होने के बावजूद भी आखिरकार झारखंड जो है ना, वो एक गरीब राज्य कैसे बना रहा। तो उसकी कहानी जो शुरू होती है वो आज़ादी के बाद इसकी कहानी शुरू होती है। अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने भी इसका शोषण काफ़ी हद तक किया है। ब्रिटिश काल के दौरान भी ना, यहाँ तक कि जो वर्ल्ड वॉर 2 चला है, तो वर्ल्ड वॉर 2 पे ब्रिटिशर्स ने जितने कोयले का इस्तेमाल किया है, वो कोयला कहाँ का था, वो कोयला झारखंड का था। उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब हमें आज़ादी मिल गई ना, तो आज़ादी मिलने के बाद भी क्या होता है, कम से कम इसके साथ तो सौतेला व्यवहार जरूर किया गया था। और वो सौतेला व्यवहार करने वाले की जो नीति थी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब ये इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या था, ये लाया जाता है किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये 1992 और 93 के 1952-53 में लाया गया था। और इस नीति में क्या ऐसा बोला गया जिसके कारण कि झारखंड को सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा है, तो आइए उसकी एक चर्चा करते हैं। देखिए अब जैसे होता क्या है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए जो दक्षिण भारत है ना, उसमें नारियल की फसल अच्छी होती है, नारियल पानी, तो हो सकता है ना कि उसकी कीमत वहाँ पे कितनी हो, 10 रुपये हो। लेकिन जब यही नारियल मान लीजिए बिहार आके बिकेगा, या यही नारियल आपका झारखंड में जाके बिकेगा, तब इसकी कीमत 10 रुपये तो नहीं होगी। उस समय इसकी कीमत मान लेते हैं कि 50 रुपये हो गई। तो इसमें आपने क्या जोड़ दिया, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुटा। बट फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी 1952 के तहत ये बोला गया था नेहरू जी के द्वारा कि देखिए आपके पास जो झारखंड है, उस वक्त पे बिहार और झारखंड क्या थे, एक ही साथ थे। तो बोला गया था कि उस वक्त के हिसाब से जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा है, और खनिज ज़्यादा है तो हम, और कोई भी इंडस्ट्रीज दुनिया की हो, उसे ऊर्जा स्रोत के लिए किस पर निर्भर करना पड़ेगा। उस वक्त के हिसाब से कोयला सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ करता था, और कोयला सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलने वाला था उस वक्त पे, बिहार में। बिहार और झारखंड हम साथ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 kg कोयला निकालने की कॉस्ट आ रही थी 10 रुपये। तो नेहरू जी ने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जो गुजरात में भी फैक्ट्री लगाता हो, फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगा रखी है, गुजरात के अंदर, तो उसको जो कोयला होगा ना, उसको हम कितने रुपए में ही प्रोवाइड करा देंगे, 10 रुपये में ही प्रोवाइड करा देंगे। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता था ना, वो उसका बेनिफिट जो है वो बिहार को नहीं मिल पाया। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फैक्ट्री उस जगह पे रहना पसंद करेगी जहाँ से वो इजीली अपने सामान को दूसरे देशों में भेज पाएगी। यही कारण था कि बिहार में उस वक्त पे बहुत ज़्यादा उद्योग नहीं आ पाए, ये चीज़ हुआ। इसके बाद बहुत ज़्यादा लंबा विरोध चलता है इस पॉलिसी का, और इस पॉलिसी ने ही क्या किया था, झारखंड के लोगों की स्थिति खराब कर दी। अच्छा, झारखंड के लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी वहाँ के नेता बहुत अमीर हैं, वहाँ के विधायक आपको बहुत अमीर मिल जाएंगे। एक अभी नए विधायक बने हैं जयराम महतो, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है इस क्षेत्र में। बट उसके अलावा आपको जो भी नेता वहाँ पे दिखते हैं ना, वो सभी लोग क्या मिलेंगे आपको, वो खुद बहुत रिच हो गए हैं, लेकिन वहाँ की जनता जो है वो क्या है, काफ़ी आज भी गरीब है। उसका एक रीजन क्या था, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब तो ये नीति हमने समझ लिया कि कोयला जब इनको यहाँ पे 10 रुपये में ही मिल रहा है, तो कोई भी उद्योगपति गुजरात से अपनी फैक्ट्रियों को बिहार में शिफ्ट क्यों करेगा। इस कारण से क्या था कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ जितनी आनी चाहिए थी वो फैक्ट्रियाँ नहीं आ पाई, और इस कारण से क्या होगा, यहाँ के लोगों को इस चीज़ का शिकार होना पड़ा। इसके बाद की अगर हम कहानी को समझें तो देखिए, इसके बाद एक नया कानून लाया जाता है। झारखंड लंबे समय से क्या कर रहा था ना, अपने लिए एक नए राज्य की मांग कर रहा था। तो नए राज्य के क्रम में द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 लाया जाता है। अब इसकी एक कहानी हम छोटी सी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो बिहार है आपका, बिहार खुद जो है ना वो बंगाल से अलग हुआ था। बिहार किससे सेपरेट हुआ है, बंगाल से। और बिहार जो है वो खुद कब बना है, वो बना है 22 मार्च 1912 को। फिर बिहार में उस वक्त पे झारखंड और उड़ीसा दोनों साथ में थे, लेकिन बिहार से फिर से एक अलग राज्य बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उड़ीसा।
और उड़ीसा जो है वो आपका कब बनता है? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को एक नया राज्य बना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उड़ीसा। उसके बाद आज़ादी के लंबे समय तक इन लोगों ने संघर्ष किया और एक नया राज्य फिर से बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? झारखंड। तो झारखंड जो है वो आपका कब बनता है? 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। तो झारखंड अलग हुआ। और बिहार और झारखंड को अगर हम मान लें कि इनकी टोटल एरिया अगर 100% था तो झारखंड को कितना मिला? 46% एरिया किसके पास गया? झारखंड के पास। और लगभग 54% एरिया आज भी किसके पास है? बिहार के पास है। तो ये सन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है? ये चीज़ें हो जाती है। अब सवाल था कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तब तो उसे काफ़ी अमीर हो जाना चाहिए था, खनिज वगैरह तो उनके पास थे ही। तो उसके पहले एक हम कहानी को समझते हैं। ये जो आप यहाँ पे तस्वीर देख पा रहे होंगे ना, ये जो तस्वीर है वो है आपका बिरसा मुंडा जी की तस्वीर। और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था कब? तो अगर ये डेट आप याद रखिएगा, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। 15 नवंबर 1875 ईस्वी को किनका जन्म होता है? बिरसा मुंडा जी का। और बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर ही क्या किया जाता है? बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर ही एक राज्य बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? झारखंड। तो बिरसा मुंडा जी ऐसे क्या इन्होंने कोई खास काम किया था? तो देखिए, आदिवासियों के लिए एक वहाँ पे प्रथा चलती थी जिसको बोलते थे खुटकट्टी प्रथा। तो इन्होंने खुटपट्टी प्रथा का समर्थन किया था और इन्होंने क्या किया था? उल गुलान की व्यवस्था की थी। उल गुलान का मतलब था महान आंदोलन, उल गुलान। और इन्होंने लगभग 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन को लीड करते हैं और अंततः इन्होंने अपने आप को क्या बोला था? इन्होंने अपने आप को भगवान भी घोषित कर दिया था। बिरसा मुंडा जी ने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। एक्चुअली क्या था? ये पेशे से वैद्य थे, तो जड़ी बूटी के बारे में इन्हें अच्छी जानकारी थी, तो उसके माध्यम से ये कई सारे लोगों का इलाज करते थे। तो लोग ठीक हो जा रहे थे, तो लोगों ने इनको क्या करना? इन्होंने इनको भगवान की संज्ञा देनी शुरू कर दी थी और इन्हें धरती अब्बा भी कहा जाने लगा था। धरती अब्बा का मतलब होता है धरती का पुत्र। ये एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ही भगवान को ये मानते थे। इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही जो झारखंड राज्य बना उसकी स्थापना की गई थी। फिर क्या होता है? बिरसा मुंडा को एक दिन वो उन्होंने विद्रोह किया था, तो वो क्या कर रहे थे? 3 मार्च, ये डेट आप याद रख लेना, 3 मार्च 1900 ईस्वी को इन्हों को, ये जब शयन अपने सोने की अवस्था में थे तो किसी गुप्तचर ने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी। तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को क्या होता है? जब ये सोते हुए अवस्था में होते हैं तो इनको पकड़ा जाता है और पकड़ करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल में ही 6 महीने बाद, लगभग महीना था आपका जून 1900 ईस्वी का, 9 जून 1919, उस समय इनको बीच में हैजा हो जाता है और हैजा के कारण इनकी डेथ हो जाती है। तो ये तो हमने एक छोटी सी कहानी समझी किसकी? बिरसा मुंडा जी की। अगर हम झारखंड के दूसरे पर्सनालिटीज़ की बात करें, जो दूसरे महान नेता रहे जिन्होंने कि स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत अहम योगदान दिया है, तो आप यहाँ पे 2 तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये दोनों तस्वीर किसकी है? सिद्धू तथा कान्हा की। अब ये दोनों कौन थे? तो देखिए, होता क्या है ना, 1855 ईस्वी की बात है। 1855 ईस्वी में एक आंदोलन चलता है। उस आंदोलन को बोला गया था संथाल आंदोलन। तो संथाल आंदोलन को लीड करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? सिद्धू और कान्हू। तो ये तीनों व्यक्तियों का जो संबंध है वो आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है? ये तीनों व्यक्तियों का संबंध जो है वो आपको झारखंड से ही देखने को मिल रहा है। तो ये तो हमने पढ़ा कि झारखंड अलग हुआ क्या है, क्यों है। अब इसके बाद की अगर कहानी को समझें तो झारखंड में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, उस सबको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से बिहार से एक नदी आती है और बिहार से एक आपसे पूछा जाता है सवाल कि बिहार से गंगा नदी झारखंड के किस जिले को टच करते हुए जाती है? तो वो जगह यहाँ पे आप देखोगे तो एक जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं साहिबगंज। तो गंगा नदी किस जिले को स्पर्श करती हुई जाएगी? तो इसका जवाब होगा आपका साहिबगंज। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप एक राष्ट्रीय उद्यान देख पा रहे होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी आप कहाँ पे बताओगे? बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? झारखंड के अंदर ही पड़ता है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर एक और जगह आप देख पा रहे होगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोडरमा। कोडरमा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग इसके बारे में करते हैं।
एक एलिमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अभ्रक, या इसे बोला जाए तो माइका बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया आप किसको बताओगे? कोडरमा को बताओगे, क्योंकि माइका का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? आपका कोडरमा के अंदर होता है। वो दूसरा शब्द में तिलैया बांध, ये जो आप बांध, ये डैम देख पा रहे होगे ना, ये जो है वो किस चीज़ का है? वो तिलैया बांध का है। तो तिलैया बांध भी आपका कहाँ पर है? वो कोडरमा के समीप है। तो यहाँ से हमने कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया। तिलैया या झुमरी तिलैया भी इसे कई लोग बोलते हैं, और साहिबगंज जिले से जो होती है वो गंगा नदी यहाँ से गुजरती है। अब आगे के फैक्ट्स को हम समझते हैं। तो देखिए, अब हम लोग कुछ और फैक्ट को देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक जगह देख पा रहे हो जिसे हम लोग बोलते हैं चाईबासा। एक जगह कौन सा है? चाईबासा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चाईबासा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता दोगे सीमेंट उद्योग के लिए। कौन सा जगह प्रसिद्ध होगा? सीमेंट उद्योग के लिए आपका चाईबासा प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद एक जगह और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं भूड़ी। अगर यहाँ पे आप कहीं देख पाओगे तो इस जगह में आपको एक जगह मिल जाएगा भूड़ी। तो भूड़ी जो है क्या है? वो औद्योगिक क्षेत्र है। किसका? वो औद्योगिक क्षेत्र में माना जाता है। इसके बाद एक जगह और होगा सिंदरी। सिंदरी आप यहाँ पे देख पाओगे। तो सिंदरी जो जगह है ना, वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी आपका प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए। जो आप यूरिया वगैरह का इस्तेमाल करते हो ना, उसका जो ज़्यादातर उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? वो आपका सिंदरी के अंदर होता है। इसके बाद की अगर कहानी को देखोगे तो एक जगह है जामतारा। जामतारा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपने ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा, या साइबर क्राइम के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, या ऑनलाइन फ्रॉड। आपको भी कई बार फ़ोन आते होंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको एक स्कॉर्पियो मिलेगा, आप 5,000 रुपये यहाँ पे जमा करा दो। तो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते थे ना, वो कहाँ पर किए जाते थे? जामतारा से किए जाते थे। और इस पर एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज भी बनी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। उससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी कि साइबर क्राइम जो होता था वो किस तरीके से किया जाता था। इसके बाद अगर हम लोग कुछ और फैक्ट्स को समझने का प्रयास करें तो देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर आप एक स्टील पावर प्लांट देख पा रहे होगे। ये जो है वो स्टील पावर प्लांट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिटी ऑफ स्टील या स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा, तो स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ये जमशेदपुर को। अब ये क्यों कहा जाता? तो देखिए, 1960 ईस्वी में क्या किया जाता था? एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसको बोलते थे टिस्को। टिस्को का मतलब हो गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो होता है क्या है ना, जैसे देखिए, जब आप लोहा एक्सट्रैक्ट करते हो तो लोहा अगर 99% लोहा है, इसमें अगर आप 1% कार्बन मिला दोगे ना, तो ये क्या बन जाता है? ये स्टील बन जाता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी गुना बढ़ जाती है। तो ये एक चीज़ उससे संबंधित हो गया। दूसरा, अगर आप एक पॉइंट पढ़ोगे तो एक आपने सुना होगा बोकारो। बोकारो स्टील पावर प्लांट भी है। बोकारो स्टील पावर प्लांट है। अब बोकारो से संबंधित कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। देखिएगा, हम लोग आज़ादी के बाद ना देश के विकास के लिए बहुत सारे पंचवर्षीय योजना लेकर के आए थे। पंचवर्षीय योजना कि हम अगले 5 वर्षों में किस तरह से विकास करेंगे, उससे संबंधित ये पंचवर्षीय योजना थी। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें हमने क्या किया था? ये बोकारो स्टील पावर प्लांट लगवाया था। और ये किस देश की मदद से लगा था? तो ये उस वक्त के हिसाब से कौन था? यूएसएसआर था। क्योंकि उस वक्त मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यूएसएसआर जो है ना 1991 ईस्वी में कितने देशों में विभक्त हो जाता है? 1991 में ये 15 देशों में टूट जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बोकारो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि बोकारो किस नदी के किनारे होगा? वो दामोदर नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। इसके आगे की कहानी को अगर हम समझें तो देखिए, झारखंड की अगर आप कैपिटल देखोगे तो झारखंड की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? रांची। और रांची, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रांची जो है वो किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पे आप याद रख लेना स्वर्णरेखा नदी। रांची जो है वो किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी। और रांची को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिटी ऑफ वाटरफॉल। सिटी ऑफ वाटरफॉल किसे कहा जाएगा? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल भी हम लोग किसे बोलते हैं? रांची को बोलते हैं। यहाँ पे आप एक तस्वीर देख पा रहे होगे, ये बहुत सुंदर वाटरफॉल होता है। क्या? जब पहाड़ से मान लीजिए कोई नदी चल रही है और वो पहाड़ से कहीं गिरती है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। या हिंदी में उसे बोला जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? जलप्रपात बोलेंगे।
अगर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो ये देखिए, पारसनाथ हिल झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु अगर आपसे कोई पूछेगा तो झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा होगा? तो झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि पारसनाथ हिल की ऊंचाई कितनी है, मतलब इसकी हाइट जो है वो कितनी है। पारसनाथ हिल जो है वो किस धर्म से संबंधित होगा? जैन धर्म से संबंधित होगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि 24 तीर्थंकर हुए थे ना, 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनको जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो कहाँ होता है? वो आपको कहाँ पे? झारखंड में ही देखने को मिलता है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा होगा? तो पारसनाथ हिल होगा। इसके बाद देखिए, ये आप एक पेंटिंग देख पा रहे होगे। इस पेंटिंग को बोला जाता है सोहारी पेंटिंग। इस पेंटिंग का नाम क्या है? सोहारी पेंटिंग। और ये संभवतः भारत की सबसे पुरानी पेंटिंगों में से एक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोहारी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से होगा, तो भी आप उसमें क्या बताओगे? वो आप बता सकते हो कि सोहारी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से होगा? झारखंड राज्य से। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 तस्वीरें हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चीनी मिट्टी के काफ़ी सारे आपको बर्तन दिख रहे होंगे। तो चीनी मिट्टी के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो झारखंड का हजारीबाग जो होता है ना, वो किस चीज़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा ये तस्वीर जो है वो किस चीज़ की है? वो देवघर की है। देवघर किससे संबंधित है? बाबा विश्वनाथ यानी कि भगवान शिव जी से संबंधित है। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? वो आपका देवघर में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, ये आप यहाँ पे एक खान देख पा रहे होंगे। ये जो है ना वो यूरेनियम की खान है और इसे बोला जाता है जादू गोड़ा। इसे क्या बोला जाएगा? जादू गोड़ा। तो भारत में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा करने वाला राज्य भी कौन सा होगा? वो आपका झारखंड है। और झारखंड में किस जगह पे होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में यूरेनियम जब निकाला जाता है तो उससे कई सारी रेडिएशंस भी बाहर आती हैं और उस रेडिएशंस के कारण वहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें पाया गया कि उनमें अपंगता ज़्यादा होती है। शारीरिक अपंगता जो है ना उनके अंदर आपको बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो माँ के गर्भ धारण करने की क्षमता होती है ना, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। ऐसा एक सर्वे भी आया था, 5 बच्चे में से 1 बच्चे ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं इस रेडिएशंस की वजह से। तो इसके बाद जब ये रेडिएशन मिल रहा है तो आपका सवाल हो सकता है कि वहाँ पे क्या, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हमारी सरकारें क्या कर रही है? तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहले इसकी जांच करनी चाहिए कि इससे जो रेडिएशन निकल रहा है वो कितना ज़्यादा है। तो जब जांच किया गया तो पाया ये गया कि रेडिएशन की मात्रा इतनी नहीं है कि ये इंसानों को हानि पहुंचाए। लेकिन इंसान तो अभी भी क्या हो रहे हैं? कुपोषित हो रहे हैं, या हो सकता है उस रिपोर्ट में ही क्या किया गया हो, कुछ गड़बड़ी किया गया हो। तो ये चीज़ें कुछ हो सकती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम देने वाला भी अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा होगा? आपका झारखंड होगा। हजारीबाग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और भी हैं। जैसे देखिए, एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, जयप्रकाश नारायण जी का। इन्हें हम लोग लोकनायक की भी संज्ञा देते हैं और इनके सम्मान में बोला जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का संबंध हजारीबाग से कैसे है, इस बात को समझते हैं। घटना है सन 1942 ईस्वी की, और 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन का नाम क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर। और उस ऑपरेशन के तहत जितने भी भारत के बहुत बड़े बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार करके कहाँ कर दिया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में डाला गया था? हजारीबाग जेल में डाला गया था। तो हजारीबाग जेल में जब डाला गया ना, तो एक रात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं दिवाली की रात। तो दिवाली की रात में ये क्या करते हैं? वहाँ से ये फरार हो जाते हैं, मतलब वहाँ से इस जेल से भाग गए और भाग करके ये कहाँ पहुँचते हैं? नेपाल पहुँच जाते हैं। और नेपाल पहुँचने के बाद इन्होंने एक संगठन बनाया था। वो संगठन का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उस संगठन का नाम था आज़ाद दस्ता। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आज़ाद दस्ता। और आज़ाद दस्ता करता क्या था? गुरिल्ला वॉरफेयर होता था। छुप छुप करके वो अंग्रेजों पर हमला करते थे और इस तरह से ये आंदोलन चलता था।
बिहार में भी, बिहार के एक जगह में भी, जिले में भी इसका एक सेंटर बनाया गया था, और वो जिला कौन सा था? पूर्णिया। पूर्णिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, गरीबों का दार्जिलिंग। जैसे दार्जिलिंग एक तो आपका है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि गरीबों का दार्जिलिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? गरीबों का दार्जिलिंग हम किसे बोलते हैं? पूर्णिया को बोलते हैं। तो फाइनली जेपी जी के द्वारा ये कंट्रीब्यूशन होता है। उसके अलावा अगर जयप्रकाश जी का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो जब 1970 का दशक था ना, उस बीच में इंदिरा मैडम जी ने क्या किया था? आपातकाल वगैरह लगा दिया था। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता था जिसे हम लोग बोलते हैं संपूर्ण आंदोलन। उसमें इन्होंने एक बात भी बोली थी कि गद्दी छोड़ो, मतलब इंदिरा जी को डायरेक्ट चैलेंज किया गया था इनके द्वारा। और इन्हीं के द्वारा, इनके आंदोलन के बाद जो है ना, वो बिहार के 3 बड़े नेता निकले थे जो बिहार के डेवलपमेंट में या राजनीति में बहुत बड़ा योगदान देने वाले थे। तो एक व्यक्ति थे आदरणीय लालू जी, दूसरे व्यक्ति थे जो नीतीश कुमार जी हैं, और वो अभी क्या है? वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक हैं रामविलास पासवान जी। और इन तीनों का योगदान जो है बिहार के राजनीति में बहुत अहम माना जाता है। तो ये तीनों जो नेता, ये तीनों जो लीडर बने ना या निकले, वो किस आंदोलन से निकले? तो वो जेपी आंदोलन से ही निकलते हैं। यहाँ तक कि जब आप इन तीनों का कभी भाषण भी सुनोगे तो भी आपको ये चर्चा करते हुए दिख जाएंगे कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में ये बातें करते दिख जाएंगे। तो ये तो हमने कुछ फैक्ट्स को समझने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं झारखंड से रिलेटेड फैक्ट्स को आपने पसंद किया होगा। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।